Hello everyone, Namaskar. Thank you so much for going through the part 1 of Meckel's diverticulum surgery. Today we will be going through the details of the post surgery. So मैंने जैसे आपको बोला था कि सैटरडे मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था एंड सैटरडे उसको पानी वगैरह देने में मना किया था डॉक्टर ने एंड ही वाज इन आईसीयू बिकॉज उसको ऑब्जर्वेशन में रखना था. सो हम लोग बाय इवनिंग मैं भी थोड़ी सी शांत हो गई थी कि अब सब ठीक है एंड हम उसके रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे एंड देन एक बार वो खाना स्टार्ट करे तो फिर उसके डाइट पे ध्यान देंगे. तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था उस टाइम पे. तो इवनिंग ऐसे ही थोड़ा ठीक ठाक निकला. वो बहुत ज़्यादा शांत था क्योंकि उसको एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट था एंड उसके बाद भी उसको पेन किलर्स दिए जा रहे थे. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग संडे मैंने डॉक्टर को पूछा अगर हम उसको खाना वाना दे सकते. तो डॉक्टर ने बोला नहीं, आज भी आप उसको पानी मत दीजिए, जस्ट एक एक सिप दे सकते हो आप, क्योंकि जब आप ऑपरेशन के थ्रू जाते हो तो फिर पानी पीने से फिर वो स्वेलिंग होती है बिकॉज ये उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में ही ऑपरेशन हुआ है उसका. तो अराउंड 10-10:30 मॉर्निंग के उसने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा बाहर लेके चलो. तो उसके ऑलरेडी 3 कैन्युलास थे, तो 2 हाथ पे 1 पैर पे. तो मैंने नर्स को बुलाया. मैंने बोला कि आप उसके एंटीबायोटिक्स थोड़े टाइम के लिए निकाल दो, मैं उसको जिस 5 मिनट थोड़ा बाहर घुमा के लेकर आऊँगी. तो मैंने उसको गोदी में लिया और मैं उसको बाहर लेके चली गई. सडनली 2-3 मिनट के बाद उसने बोला कि मुझे रूम में जाना है वापस. तो मैं उसको वापस रूम में लेकर आई एंड मैं क्या देखती हूँ कि मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था एंड उसने वॉमिट कर दिया. तो जैसे मैंने मुड़ के देखा, मैं क्या देखती हूँ कि उसने ब्लड वॉमिटिंग की हुई है. तो ब्लड वॉमिटिंग क्यों हुई? क्योंकि पोस्ट सर्जरी नॉर्मली जब आपके ऑपरेशंस होते हैं तो फिर कुछ ब्लड लॉस हुआ होता है. तो वो सारा जो आपके पेट में स्टोर हुआ है जो भी है, तो वो एनजे ट्यूब के थ्रू, जो उसके नाक में था, एनजे ट्यूब के थ्रू आके एक पॉकेट में जाता है. तो उसके एनजे ट्यूब ऑलरेडी लगे हुए थे, बट उसके बाद भी उसने वॉमिट किया एंड वो ब्लड वाला वॉमिटिंग था, बट वो ब्लैक कलर का ब्लड ही था. तो मैंने इमीडिएटली नर्स को बोला कि आप डॉक्टर को एक फ़ोटो भेज दो कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एनजे ट्यूब है तो उल्टी तो नहीं करनी चाहिए. तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने इमीडिएटली एक फ़ोटो भेजा एंड डॉक्टर ने भी बोला कि ये कॉमन है, ये होता है. तो जस्ट 5 मिनट्स के बाद फिर से उसने उल्टी की. तो मैंने बोला नहीं, किसी को बुलाओ यार कि ये क्या हो रहा है. सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि ये एनजे ट्यूब के बाद भी वो वॉमिट क्यों करेगा. तो फिर जो ऑन ड्यूटी पेडिट्रिशियन थे आईसीयू में, वो आए और उन्होंने बोला कि हम उसका एक एक्सरे करेंगे, हम देखेंगे कि उसका जो एनजी ट्यूब है वो सही से पेट के अंदर है या नहीं, एंड अगर चाहिए होगा तो फिर हम उसको थोड़ा ज़्यादा नीचे पुश करेंगे सो दैट वो जो भी है वॉमिट ना करे, वो एनजी ट्यूब के थ्रू बाहर निकले. तो प्रीवियस डे जब ऑपरेशन हुआ था, जब एनजे ट्यूब गया था, वो एनेस्थीसिया में था, तो वो पेन उसको पता नहीं चला था. उस दिन जब उसका एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने वहीं पे उसका एनजे ट्यूब निकाला और दूसरा ट्यूब उसके अंदर डाला. तो आप लोग समझ सकते हो वो मतलब किस पेन के थ्रू जा रहा होगा. और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप बाहर चले जाओ. तो ये सुनते सुनते कि वो बोल रहा है कि मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, वो कितना पेनफुल होगा. ये हो गया. फिर अराउंड 12:30-1 बजे दोपहर के मतलब कहीं से बहुत फाउल स्मेल, बहुत ही बदबूदार स्मेल आई और आईसीयू बहुत बड़ा था. तो मुझे लगा कि शायद इसने पॉटी की हुई है बिकॉज इतना ज़्यादा स्मेल नहीं तो कहीं से आएगा नहीं. तो मैंने जैसे ही उसका डाइपर खोल के देखा, मैं देख रही हूँ कि क्लॉटेड ब्लड, वो भी ब्लैक कलर का, वो पूरे डाइपर में है एंड वहीं से वो स्मेल आ रही है जो कि इतने बड़े आईसीयू में भी फैल गया था. मतलब उस आईसीयू में अराउंड 8 बेड थे, तो वो आईसीयू कितना बड़ा होगा. तो पूरे आईसीयू में, तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ब्लड वाला स्टूल इज़ नॉट लाइक राइट. तो आप एक फ़ोटो लेके फिर सर्जन को भेजो कि व्हाट इज़ हैपनिंग. और उस दिन संडे था तो सर्जन्स नहीं आए हुए थे उस दिन. तो उन्होंने इमीडिएटली उसका भी फ़ोटो भेजा और सर्जन ने बोला कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल, ये पोस्ट सर्जरी ये सारे चीज़ें होंगी एंड ये 3-4 दिन के लिए कंटिन्यू होगा. सो डोंट टेक स्ट्रेस. स्ट्रेस
क्यों ले रही थी मैं, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब डॉक्टर ने हमें समझाया था, जो सर्जन ने हमें समझाया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सर्जरी, और वो कैसे मतलब कट करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे द मेकल को, उन्होंने ये भी बोला था कि 95% ऑफ द टाइम ये सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती है, बट 5% चांसेस है कि वो जो स्टिचिंग करते हैं, जैसे दो मतलब सेपरेट इंटेस्टाइन को बीच में से काट के जो उन्होंने स्टिच किया हुआ है, वो कभी कभी खुल जाता है और वहाँ से ब्लड लीक होता है। तो उस केस में फिर से उनको ओपन सर्जरी करके जाना होगा एंड फिर से स्टिच करना पड़ेगा। तो वो मेरे दिमाग में था। तो जैसे ही ये हुआ, मुझे पहले लगा कि ऐसा कुछ शायद हो सकता है। तो उस दिन उसको 3-4 बार ऐसे क्लॉटेड ब्लड वाले पॉटी हुए। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन कोई नहीं था, सर्जन्स नहीं थे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने उसका एक ब्लड टेस्ट कराया जिसमें कि वो देख सके कि द हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। फॉर्चुनेटली वो 8.8 आया, एंड जिस दिन ऑपरेशन के लिए गया था मॉर्निंग में, उस दिन 8.3 था। तो उनको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो ब्लड जा रहा है दैट इज़ द ओल्ड ब्लड, जो इंटरनल ब्लीडिंग से है प्लस वो ऑपरेशन से है, क्योंकि ब्लड पिछले मतलब पहले दिन से ज़्यादा हुआ है, तो अभी वो बैक टू नॉर्मल हो चुका है। तो वो एक तसल्ली वाली बात थी। बट वो फेज़ था जब आप देखते हो कि आपका बेटा पॉटी में सिर्फ क्लॉटेड ब्लड निकाल रहा है, वो भी ब्लैक कलर का, वो भी 3-4 दिन के लिए, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ राइट, बट वो फेज़ इतना ख़राब था, और वो भी एक मतलब 3 साल के बच्चे को होना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर भी मंडे संडे ये हुआ, और मंडे भी उसको आईसीयू में रखा गया कि उसको थोड़ा एंटीबायोटिक्स, पेन किलर वगैरह देंगे, एंड मंडे इवनिंग तक हमें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। हम ट्यूसडे भी वहाँ पे रहे। उसको ट्यूसडे उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट डाइट आप दे सकते हो, तो जैसे आपका इडली हो गया, डोसा हो गया, तो मैंने खिचड़ी, तो मैंने उसको सॉफ्ट डाइट्स दिए। एंड वेडनेसडे उनको सब कुछ ठीक लगा, उन्होंने बोला कि आज हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे अगर वो नॉर्मल पॉटी करता है तो अराउंड इन द आफ्टरनून 2-3 बजे उसको नॉर्मल पॉटी हुई। ब्लड तब भी आ रहा था बट नॉर्मल पॉटी के साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि आज डिस्चार्ज कर देंगे। उन्होंने हमें एक डाइट चार्ट दे दी कि आपको ये फॉलो करना है। तो हम डिस्चार्ज हो गए, हम दिवाली के दिन घर वापस आए। अब लेट्स कम टू द डाइट चार्ट कि अगर ऐसा कुछ होता है, आई थिंक एनी काइंड ऑफ अ सर्जरी, चाहे आप बच्चे हो चाहे आप एडल्ट हो, दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर जो हर कोई फॉलो करता है। तो इनिशियली आपको सिर्फ सॉफ्ट फूड ही देने होते हैं, इडली, डोसा, खिचड़ी, कर्ड राइस, आप चाहे तो रागी, दलिया, ये सब खा सकते हो। फ्रूट में सिर्फ जूस बोला गया था उसको देने के लिए इनिशियली, क्योंकि आप कुछ भी चबा के अगर कोई बाइट साइज़ या फिर दाने रह जाते हैं तो फिर वो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में ही सर्जरी हुई है। तो उसको सिर्फ लिक्विड मतलब जूस देने के लिए बोला गया था। एंड खिचड़ी बिल्कुल मैश्ड होना चाहिए, तो ये सब बोला गया था। 1 मंथ के लिए कुछ चीज़ें थी जो मना की गई थी, जैसे वीट, मैदा जिसमें ग्लूटेन होता है, तूर की दाल बिकॉज वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मिल्क। तो अभी 3 महीने हो चुके हैं, मैं अभी भी उसको ये सब नहीं देती हूँ जो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे। उसके बाद यहीं पे सारा कुछ एंड नहीं होता है। उसके बाद भी एज़ पेरेंट्स मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये था कि उसके बॉडी से जो मेकल निकला था वो बायोप्सी के लिए गया था, क्योंकि आज के डेट में कोई भी सर्जरी हो, कुछ भी हो, अगर आपके बॉडी से कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू निकालते हैं, वो इमीडिएटली उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड कि ये आगे कुछ बढ़कर कुछ ना हुआ हो। तो वो रिपोर्ट्स आने वाले थे नेक्स्ट वीक, मतलब 7 डेज़ के बाद। तो मेरे दिमाग में वेडनेसडे से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे तक सिर्फ ये बात थी कि रिपोर्ट में क्या है, सब ठीक है कि नहीं, ये वो। फॉर्चुनेटली जब हम गए नेक्स्ट ट्यूसडे उसके फॉलोअप के लिए, तब डॉक्टर ने बोला वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, सो उसको आप स्कूल वगैरह भेज सकते हो, वो नॉर्मल अपना साइकिलिंग, रनिंग जो भी है वो कर सकता है, उसके स्टिचेस भी बिल्कुल सूख चुके हैं एंड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल ही आए थे।
दो मतलब वो मैकल में थोड़े बहुत अल्सर्स थे, बट सारा कुछ बेनाइन था, सो वो एक तरह से ठीक था। अभी पोस्ट केयर लाइक आफ्टर 3 मंथ्स अभी भी मैं उसको ऑयल नहीं देती हूँ, उसको घी में खाना देती हूँ। एंड अभी भी हम लोग वो सॉफ्ट डाइट का सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, कर्ड राइस, खिचड़ी एंड ऑल। कभी कभार अगर कहीं पे पार्टी है, कहीं बाहर चला गया है, वो 1-2 चिप्स खा लेता है, 1-2 बिस्किट खा लेता है, बट हम घर पे उसको इन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो पैक्ड फूड, फ्रोज़न फूड, आपके कोई भी चिप्स हो, कोई भी टिन या कैन वाले कुछ भी हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हो। तो हम ट्राई करते हैं कि घर पे उसको ये चीज़ें ना दें। अभी वो बेटर है, वो रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी भी हम उसके डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम उसको थोड़े इंटरवल्स में खाना देते हैं एंड क्वांटिटी वाइज बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, सो दैट उसका पेट खाली ना हो। एंड उसके बाद भी अगर वो अभी कभी भी बोलता है ना पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम उस पर मतलब बहुत ज़्यादा गौर करते हैं एंड इमीडिएटली उसको ट्रीट करते हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस वो अभी अच्छा कर रहा है, वो ठीक हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यू नो अच्छा और बुरा अबाउट अ वीडियो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये चीज़ें आपको 100% अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि ये चीज़ें क्या होती है। एंड अगर कोई भी बच्चा एक सर्जरी के थ्रू जाता है, चाहे वह कोई भी सर्जरी हो, ये चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट होती है, उसकी रिकवरी कैसी होती है, सो ये सबको पता होना चाहिए। सो प्लीज़ आप ये सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। एंड किसी को अगर फर्दर कभी भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनीथिंग ऑन मिकल सर्जरी या फिर इन जनरल पोस्ट सर्जरी ऑफ एनीथिंग, कि क्या डाइट चार्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मुझे जितना पता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे जितना भी पता है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो टू ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चे के साथ कुछ भी हुआ है ऐसा, मतलब सल्यूट टू यू ऑल। वो जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है उस फेज़ में, वो नेक्स्ट लेवल है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ जो पेरेंट्स इसके थ्रू गए हैं वो मतलब किन चीज़ों से बाहर आए हैं। एंड आई जस्ट विश, मैं भगवान से हमेशा प्रे करती हूँ कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, मतलब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन भगवान किसी को ना दिखाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा। थैंक यू।